नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब जुड़ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा रखा होगा आप सभी लोगों ने। उम्मीद नहीं, आशा भी है। देखें, आज हम साहित्य की क्लास स्टार्ट हमने जब की थी तो मैंने आपको बताया था रस क्या है, रस के अवयव क्या है। वो नॉर्मली रूप में हमारे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन बिना रस के हम साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने थोड़ा सा परिचयात्मक ढांचा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया था। अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं, तो सबसे पहले हम उस सिलेबस को लिख लेते हैं जो हमारे कोर्स में है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन काव्य गुण की। किसकी बात करते हैं? काव्य गुण की और काव्य दोष, यानी गुण जो तीन होते हैं, गुण भी जो होते हैं उनके बारे में, दोषों के बारे में। और ये दोनों ही 2 अंक के हैं, यानी कि 1 अंक का गुण है और 1 अंक का यह आपका है दोष। और उसके बाद आते हैं हमारे छंद। अब छंदों में हमें पढ़ने कौन कौन से बड़ा कठिन टॉपिक लेकिन बड़ा इंटरेस्टेड है। पहला है गीत का, बड़ा भाई हरिगीत का, 26 और 28 वाली जो मात्रा है ना, गीत का, हरिगीत का और छप्पे कुंडलियाँ, छप्पे कुंडलियाँ, कवित्व, द्रुत विलंबित, वंशस्थ और शवैया छंद, ये 6 नंबर के हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। और उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार में कौन कौन से देखो? अनुयोक्ति, विभावना, समासोक्ति, विषयोक्ति, विशेषोक्ति, दृष्टांत और प्रतीप अलंकार। ये हमारे 8 नंबर के, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, यहाँ 3 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ 2 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इस तरह से ये खंड 2 था। और हिंदी साहित्य का इतिहास 16 अंक का वो आएगा हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास। चार नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 16 अंक के। और उसके बाद खंड 3 में एक सरयू पाठ्य पुस्तक है। कौन सी? सरयू पाठ्य पुस्तक। और वो पाठ्य पुस्तक है हमारी 32 अंक की। कितने अंक की? 32 अंक की। और उसके बाद एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो मंदाकिनी आएगी हमारी 16 अंक की। इस तरह से सिलेबस साहित्य का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और हम, क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन के बाद क्लासें ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तो सरकार के द्वारा कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा कोर्स में। तो यहाँ ये हो सकता है ये जो अलंकार, छंद, ये तो हटेंगे नहीं, हो सकता है इन किताबों में से थोड़ा सा कंपेयर कर ले, थोड़ा सा पार्ट हटा दें। तो सबसे पहले अपन ग्रामर के टॉपिक अलंकारों पर चलते हैं। हो सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास कम कर दें वो। और तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं अलंकारों पर।
हाँ भाई, तो आज अपन अलंकार स्टार्ट करते हैं। आपने कंपलसरी जब पढ़ी थी तो उसमें भी अलंकारों का समावेश दिया गया था। यहाँ परिभाषा के रूप में सेम है, लेकिन वो अलंकार थोड़े से अलग हैं। तो आज अपन इनका परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत करने के बाद सेम चलेंगे। ये अलंकार जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, गहना, सजना, और इंग्लिश में इसको ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हैं, गहना। अब देखें, अलंकार शब्द का जो हमने तोड़ा तो इसके दो पार्ट हुए, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा, और कार का अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला। अर्थात इस तरह से अपन कहें कि शोभा करने वाले या शोभा बढ़ाने वाला जो शब्द होता है वो अलंकार है। कवि ने कहा भी है, आचार्य दंडी हुए थे, उन्होंने तो इसे क्या बता दिया था, काव्य की आत्मा। वैसे तो काव्य की आत्मा क्या होता है दोस्तों, रस होता है। क्या होता है, रस। लेकिन आचार्य दंडी ने कहा दिया काव्य की आत्मा। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जिस तरह नारी की शोभा बढ़ाने के लिए गहने जरूरी हैं, आभूषण जरूरी हैं, कि बिना आभूषणों के कोई भी नारी सुंदर नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार बिना अलंकारों के कोई भी काव्य रस से पूरित नहीं होता। अगर हमको काव्य में अलंकारों की शोभा बढ़ानी है, काव्य की शोभा बढ़ानी है, काव्य को रस से उत्प्रोत करना है, तो उसमें अलंकार का हमें समावेश करना पड़ेगा। तो अलंकार दो शब्दों से बने, अलम प्लस कार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। लिखते चले, आप कॉपी बना लें हिंदी साहित्य की, और जो कॉपी आपकी 11वीं क्लास की थी उसी में स्टार्ट कर दें, या अलग से बना लें अपनी हिंदी साहित्य। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन जो हिंदी साहित्य पढ़ता है उसे फिर ये समझने आने की आवश्यकता नहीं होती कि आपने आर्ट क्यों ली, क्योंकि हिंदी साहित्य का रुतबा जो होता है अपने आप में किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी मैटर में, किसी भी प्रकार से कम नहीं है। शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं दोस्तों, कि जो हिंदी साहित्य लेता है ना, वो ऑटोमेटिक रूप से अपने आप में काफ़ी प्रकार से परिपूरित हो जाता है। लोगों में उसका रुतबा, लोगों में उसकी इज्जत, लोगों में वैरायटी बहुत प्रकार से देखी जाती है। तो शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। जल्दी जल्दी मैं लिए चल रहा हूँ। अपन जब इनके प्रकार देखते तो 3 प्रकार से मैं बता चुका था। एक तो था शब्द अलंकार, एक था अर्थ अलंकार, और तीसरा था उभय अलंकार। अब इसकी तो कोई महत्ता है नहीं, क्योंकि जिसमें शब्द अलंकार है उसमें भी उभय अलंकार है, जिसमें अर्थ अलंकार है उसमें भी उभय अलंकार है। अर्थात जब हमने उभय अलंकार पढ़ लिया तो दोनों पढ़ लिए, तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जब पढ़ लिए तो उभय अलंकार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए, शब्द अलंकार, जहाँ महत्ता जो होती है, चमत्कार जो होता है, अर्थ में ना होकर के शब्द में होता है। चमत्कार किस में होता है, शब्द में, और यहाँ चमत्कार किस में होता है, अर्थ में। यहाँ तो कभी ये कहता है कि यदि काव्य पंक्ति में शब्द का पर्याय शब्द रख दें तो काव्य का चमत्कार जो होता है नष्ट हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उसमें किसकी महत्ता थी, शब्द की महत्ता थी। तो जहाँ शब्द की महत्ता होती है वहाँ शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ की महत्ता होती है वहाँ अर्थ अलंकार, और जहाँ दोनों की महत्ता होती है वहाँ उभय अलंकार। अब मैं इनको थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि साहित्य है ये, और साहित्य में इनकी कोई महत्ता नहीं, लेकिन हमें थोड़ी बहुत इसके बारे में कराना पड़ रहा है। हम डायरेक्ट अलंकारों पर चलेंगे। कौन सा अलंकार है थोड़े से देख लें बस। एक उदाहरण देखें आप शब्द अलंकार में।
कोई सा भी उदाहरण देख लें, चाहे श्लेष का देख लें, चाहे यमक का देख लें, चाहे और अनुप्रास का देख लें, अपन कोई सा भी देख लें ना, तो कोई वही उदाहरण ले चलते हैं ऐतिहासिक। देखिए उदाहरण कि चिरजीवी जोरी जुरे कोना सने गंभीर को गटी ब्रस भान जा बेहल दर के वीर। देखें कि चिरजीवी जोरी जुरे कोना सने गंभीर को घट ए ब्रस भान जा बेहल दर के वीर। अब अर्थ देखें आप, चिरजीवी, चिर मिस अनंत काल, जीविस जीवित रहे, जोरी मिस जोड़ी, जुड़े मिस जुड़ेगी, को मिस क्यों, नए मिस नहीं, सने मिस प्रेम, गंभीर मिस गहरा। इनका प्यार गहरा क्यों नहीं होगा, इनकी जोड़ी अनंत काल तक क्यों नहीं बनी रहेगी। को घट, अब देखिए यहाँ घट मिस घटिया कम, कोई किसी से कम नहीं। अब शब्द देखना, ए वृष भानुजा, एक तो वृष भानुजा है और वो है हलदर का वीर। अब इनके अर्थ देखना आप, एक तो हमने तोड़ दिया वृषभ प्लस अनुजा दीर्घ संधि, और एक तोड़ा हमने वृषभानु प्लस जा। अब देखो वृषभानु जा मिस पैदा हुई, अर्थात वृषभानु की जाई कौन, राधा। एक अर्थ में तो क्या अर्थ निकला, राधा। वृषभानुजा किसे कहा गया, राधा का। दूसरा हलदर किसे कहा गया, बलराम को। और वीर किसे कहा गया, भाई को। और बलराम का भाई कौन है, कृष्ण। अर्थात कोई किसी से कम नहीं है, एक तो राधा है, दूसरा कृष्ण है। इसलिए इनका प्यार, इनकी जोड़ी लंबे काल तक क्यों नहीं जमेगी। यहां तक ठीक। दूसरा अर्थ देखो, वृषभ मिस बैल, अनुजा मिस बहन, अर्थात वृषभानुजा का अर्थ क्या हुआ, बैल की बहन। हलदर मिस बैल और वीर मिस भाई, अर्थात बैल का भाई। अर्थात एक गाय बैल की बहन है और एक बैल का भाई। यहाँ दोनों अर्थ निकले, भाई और बहन, और यहाँ निकला प्रेमी और प्रेम का। और दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर। अब कभी ये कह रहा है कि इस वृषभानुजा के स्थान पर इसका पर्याय शब्द अपन राधा लिख दें, तो वो शब्द का चमत्कार है। फिर यहाँ इस काव्य का पूरे के पूरे काव्य पंक्ति का चमत्कार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी महत्ता थी, शब्द की महत्ता। अर्थात हमने जब शब्द हटा दिया तो काव्य का जो चमत्कार था वो नष्ट हो गया, क्योंकि चमत्कार अर्थ में नहीं था, शब्द में था। इसलिए यहाँ कौन सा था, शब्द अलंकार। अब अपन चलते हैं अर्थ अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं बस। देखें, पीपरी पात सरिस मन डोला। अब वैसे तो आपको पता है इसमें उपमा अलंकार की सा सी से सम सरिस सदृश के समान जिमी बत तुल, ये सब जहां आ रहे हैं वहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा। लेकिन हमें यहाँ देखो, पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। अब यह पीपर शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द हमने अश्वत्थ लिख दिया। अब अर्थ देखो, अब अर्थ था, पहले का अर्थ ये था कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, और पीपर के हटाने पर हमने जब अश्वत्थ लिखा तब भी अर्थ देख लो आप क्या आ रहा है, तब भी अर्थ वही आ रहा है कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि उपर्युक्त काव्य पंक्ति में
पीपर शब्द के स्थान पर उसका पर्याय शब्द अस्वथ रखने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आया, अर्थात चमत्कार शब्द में नहीं है, अर्थ में है। इसलिए यह कौन सा अलंकार है? अर्थ अलंकार। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सिलेबस में जो जो अलंकार दिए गए हैं। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत तो आप जान गए होंगे। अब देखें साहब, अब सबसे पहले हम फर्स्ट अलंकार देते हैं साहित्य का, और वह अलंकार है हमारा अनुयुक्ति। ध्यान रखना, कंपलसरी में भी आपने अलंकार पढ़े, लेकिन थोड़ा साहित्य के हैं, इसलिए आप हिसाब देख सकते हो कि यहाँ साहित्य और कंपलसरी में थोड़ा सा अंतर है, और ये अलंकार थोड़े से उस मैटर से टिपिकल है। तो देखो, अन्य प्लस उक्ति, आपको पता है गुण संधि है, ए प्लस यू बराबर ओ, अन्य में दूसरा उक्ति में लाइन, अर्थात यहां ए प्रस्तुत इनडायरेक्ट, ए प्रस्तुत के वर्णन से, ए प्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान होता है, उपमान के वर्णन से उपमेय का ज्ञान होता है, वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। इसको अनुयोक्ति, अन्य प्लस उक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि जिससे कुछ कहना होता है, जिस व्यक्ति से हमें कुछ कहना होता है, जिसको हमें बताना होता है, उससे ना कहकर अन्य से कहा जाता है, उससे ना कहकर अन्य से कहा जाता है, तथा इस प्रकार उसकी सचेत किया जाता है, उसको बताया जाता है कि इसमें किसी वस्तु का सीधा नाम ना लेकर, सीधी वस्तु का वर्णन ना करके वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। देखिए उदाहरण आप इसमें लिखें, पहले तो देखो यहाँ इसमें अपन डायरेक्ट परिभाषा लिख लेते हैं। जहाँ लिखना स्टार्ट करें आप, जहाँ ए प्रस्तुत यानी कि उपमान, जहाँ ए प्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत यानी उपमेय के बारे में बताया जाता है, उसे अनुयुक्ति अलंकार कहते हैं, उसे अनुयुक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात इस अलंकार में जिससे कुछ कहा या बताया जाता है, उससे ना कहकर अन्य से कहा जाता है। अन्य से कहा जाता है, तथा इस प्रकार उस व्यक्ति को सूचित या सचेत किया जाता है। ये अनुयुक्ति अलंकार है। अर्थात
मुझे किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कहनी है, डायरेक्ट उससे ना कहकर मैं थर्ड पर्सन से कहता हूँ, लेकिन वो थर्ड पर्सन से कह तो रहा हूँ, लेकिन वो उस बात को समझ रहा है कि ये मेरे ही बारे में बात आई। अर्थात जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ उसको डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट रूप में उसी व्यक्ति से कह दें और वो समझ जाए कि ये बात मेरे ऊपर कही गई। तो अन्य लाइन, अन्य उक्ति के माध्यम से कही गई बात अप्रस्तुत के माध्यम से जहाँ प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाता है, उपमान के माध्यम से जहाँ उपमेय का ज्ञान कराया जाता है, इनडायरेक्ट के माध्यम से जहाँ डायरेक्ट का मान कराया जाता है, वह अन्य युक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में अपन देखते चले साहब, एक उदाहरण देख लें, उसके बाद अपन और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। बड़ा विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है बिहारी जी का कि नहीं पराग कहते शहद, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली शोभनो। आगे कौन हवाल कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली सोवंद्यो आगे कौन हवाल। देखिए क्या कहा गया कि नहीं पराग। यहाँ बिहारी जी श्रृंगार रस के दोहों से ओतप्रोत है, माधुर्य गुण है इसमें सब। तो देखो क्या कहा गया है कि यहाँ अली को, अली से भौरा, यहाँ अली को कली जो फूल की है उस पर मंडराने से मना किया गया है, क्योंकि कली अभी से फूल नहीं बनी है। उसी प्रकार से कहा तो ये भौरे से है, भौरे के माध्यम से, लेकिन बात कही किसके लिए गई है? राजा जयसिंह के लिए। जो जयसिंह राजा था वो अपनी नवोरा रानी के प्यार में पड़कर प्रेम पास में बंध जाता है और वो अपनी प्रजा का जो कर्तव्य था प्रजा के प्रति, उस कर्तव्य को भूल जाता है। अब राजा था उससे जाके कहे कौन कि तू यहाँ रानी के प्यारे छोड़ और हमारे पास आ जा। इसलिए बिहारी जो उस समय कवि हुआ करते थे वो दोहों के माध्यम से, कहते ना एक एक दोहे पर एक एक सोने की असर भी इन्हें मिला करती थी दोस्तों। तो आज बिहारी ने वो दोहा भेजा था। अब बिहारी भी डायरेक्ट राजा से ये कह नहीं सकते कि तू अपनी रानी को प्यार को छोड़कर डायरेक्ट सभा में आ जा। तो उसने भी कुछ अटपटे शब्दों में अपने हिसाब से डाला था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सोवंदो आगे कौनो हवाल। या कली को भंवरे पर भौरा को कली पर मंडराने से मना किया गया, क्योंकि वो कली है, अभी फूल नहीं बनी। जब अभी से तेरा ये हाल है, जब ये कली फूल बनेगी तब तेरा क्या हाल होगा। तो यहाँ राजा जयसिंह, क्योंकि अभी अभी उसकी नवोरा रानी थी, तो वो रानी अभी उसकी शादी हुई थी, तो अभी वो फूल नहीं बनी थी, विकसित अवस्था में, उसका पूरा यौवनावस्था विकसित नहीं हुआ था, अभी से उसका ये हाल है, तो आगे कौन उसका क्या हाल होगा। जब राजा जयसिंह ने इस खबर को पढ़ा तो वहीं तुरंत उठ गया और अपने राज्यसभा में प्रजा के प्रति उससे अपने कर्तव्यों का भान हुआ। तो बिहारी जी ने भौरे और कली के माध्यम से ये बात कही, और किसके लिए कही? राजा जयसिंह के लिए। तो दोस्तों जिस माध्यम से कहा जाता है वो डायरेक्ट ना हो करके इनडायरेक्ट होता है, अर्थात जिससे कहना चाहिए वो ना कह करके हम किसी दूसरे के माध्यम से कहते हैं, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम
आगे आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक इसी सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे। क्लास को बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि अब एक दिन की मिस क्लास हिंदी साहित्य है, ये कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों। इसमें अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो बहुत पीछे चले जाओगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिन बच्चों ने हिंदी साहित्य क्लास ली है वो अपना एक अलग लेवल रखते हैं आर्ट के अंतर्गत, और बहुत बड़ा सम्मान की नज़र से उनको समाज में देखा भी जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य अपने आप में एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको लेने से व्यक्ति गौरवान्वित तो होता ही है, साथ ही साथ उसे सम्मान भी मिलता है। इसलिए लगे रहो दोस्तों, पढ़ते रहो, बिल्कुल दत्तचित हो जाए, मनोयोग से पूरी तरीके से अपने आप को जुड़ा दें इस चैनल से, इस क्लास से। तब तक के लिए मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी से लेता हूँ विदा। नमस्ते।